दो तीन गंभीर बातें कहने आपसे आया हूं और चाहता हूं कि कुछ आपसे कह सकूं और अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ पूछ सकें। मेरे व्याख्यान के बाद अगर आपको लगे तो आप सवाल जरूर पूछिएगा। जिस विषय पर मैं व्याख्यान देने वाला हूं वो विषय आज हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर आप उसमें कुछ सवाल करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजादी के 50 साल हो गए हैं, ऐसा भारत सरकार कहती है। 1947 में हम आजाद हुए थे अंग्रेजों की गुलामी से और 1947 में जब आजादी मिली तो अब 1997 आ गया है। ऐसा माना जाता है कि 50 साल पूरे हो गए देश को आजाद हुए। मैं मानता हूं कि ये आजादी के 50 साल नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की गुलामी के 500 साल पूरे हुए हैं। ये कभी कभी आपको आश्चर्य लगेगा कि ये राजीव भाई ऐसा क्यों बोलते हैं, गुलामी के 500 साल। भारत सरकार तो कहती है कि आजादी के 50 साल हो गए और मैं बहुत गंभीरता से ये मानता हूं कि आजादी के 50 साल नहीं बल्कि गुलामी के 500 साल पूरे हुए। वो कैसे, उसको समझिए। आज से लगभग 500 साल पहले वास्को डिगामा आया था हिंदुस्तान। इतिहास की चौपड़ी में, इतिहास की किताब में हम सब ने पढ़ा होगा कि सन 1498 में मई की 20 तारीख को वास्को डिगामा हिंदुस्तान आया था। इतिहास की चौपड़ी में हमको ये बताया गया कि वास्को डिगामा ने हिंदुस्तान की खोज की और ऐसा लगता है कि जैसे वास्को डिगामा ने जब हिंदुस्तान की खोज की तो शायद उसके पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। हजारों साल का ये देश है जो वास्को डिगामा के बाप दादाओं के पहले से मौजूद है इस दुनिया में। तो इतिहास की चौपड़ी में ऐसा क्यों कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने हिंदुस्तान की खोज की, भारत की खोज की? और मैं मानता हूं कि वो एकदम गलत है। वास्को डिगामा ने भारत की कोई खोज नहीं की, हिंदुस्तान की भी कोई खोज नहीं की। हिंदुस्तान पहले से था, भारत पहले से था। वास्को डिगामा यहां आया था भारतवर्ष को लूटने के लिए। एक बात और जो इतिहास में मेरे अनुसार बहुत गलत बताई जाती है कि वास्को डिगामा श्री हरिभाई देसाई समकालीन तंत्री बजाने से आवताली। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि अक्सर ये कहा जाता है कि वो वास्को डिगामा एक बहुत बहादुर नाविक था, बहादुर सेनापति था, बहादुर सैनिक था और हिंदुस्तान की खोज के अभियान पर निकला था। ऐसा कुछ नहीं था। सच्चाई ये है कि पुर्तगाल का वो उस जमाने का डॉन था, माफिया था। जैसे आज के जमाने में हिंदुस्तान में बहुत सारे माफिया किंग हैं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंदिर की पवित्रता खत्म हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे डॉन और माफिया किंग 15वीं शताब्दी में होते थे यूरोप में। और 15वीं शताब्दी का जो यूरोप था वहां दो देश बहुत ताकतवर थे उस जमाने में, एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। तो वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का माफिया किंग था। 1490 के आसपास से वास्को डिगामा पुर्तगाल में चोरी का काम, लुटेरे पने का काम, डकैती डालने का काम, ये सब किया करता था। और अगर सच्चा इतिहास उसका आप खोजिए तो एक चोर और लुटेरे को हमारे इतिहास में गलत तरीके से हीरो बनाकर पेश किया गया। और ऐसा जो डॉन और माफिया था उस जमाने का पुर्तगाल का, ऐसा ही एक दूसरा लुटेरा और डॉन था, माफिया था, उसका नाम था कोलंबस। वो स्पेन का था। तो हुआ क्या था, कोलंबस गया था अमेरिका को लूटने के लिए और वास्को डिगामा आया था भारतवर्ष को लूटने के लिए। लेकिन इन दोनों के दिमाग में ऐसी बात आई कहां से, कोलंबस के दिमाग में ये किसने डाला कि चलो अमेरिका को लूटा जाए, और वास्को डिगामा के दिमाग में किसने डाला कि चलो भारतवर्ष को लूटा जाए? तो इन दोनों को ये कहने वाले लोग कौन थे?
अतुल भाई जो बता रहे थे वही बात मैं आपसे दोहरा रहा हूं। हुआ क्या था कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच का जो समय था, यूरोप में दो ही देश थे जो ताकतवर माने जाते थे। एक देश था स्पेन, दूसरा था पुर्तगाल। तो इन दोनों देशों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। लड़ाई झगड़े किस बात के होते थे कि स्पेन के जो लुटेरे थे वो कुछ जहाजों को लूटते थे तो उसकी संपत्ति उनके पास आती थी। ऐसे ही पुर्तगाल के कुछ लुटेरे हुआ करते थे, वो जहाजों को लूटते थे तो उनके पास संपत्ति आती थी। तो संपत्ति का झगड़ा होता था कि कौन कौन संपत्ति ज्यादा रखेगा, स्पेन के पास ज्यादा संपत्ति जाएगी या पुर्तगाल के पास ज्यादा संपत्ति जाएगी। तो उस संपत्ति का बंटवारा करने के लिए कई बार जो झगड़े होते थे वो वहां की धर्म सत्ता के पास ले जाए जाते थे। और उस जमाने की वहां की जो धर्म सत्ता थी वो क्रिश्चियनिटी की सत्ता थी। और क्रिश्चियनिटी की सत्ता में 1492 के आसपास पोप होता था जो सिक्स्थ कहलाता था, छठवां पोप। तो एक बार ऐसा ही झगड़ा हुआ पुर्तगाल और स्पेन की सत्ताओं के बीच में। और झगड़ा किस बात को लेकर था? झगड़ा इस बात को लेकर था कि लूट का माल जो मिले वो किसके हिस्से में ज्यादा जाए। तो उस जमाने के पोप ने एक अध्यादेश जारी किया, आदेश जारी किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया सन 1492 में। और वो नोटिफिकेशन क्या था? वो नोटिफिकेशन ये था कि 1492 के बाद सारी दुनिया की संपत्ति को उन्होंने दो हिस्सों में बांटा। और दो हिस्सों में ऐसा बांटा कि दुनिया का एक हिस्सा पूर्वी हिस्सा और दुनिया का दूसरा हिस्सा पश्चिमी हिस्सा। तो पूर्वी हिस्से की संपत्ति को लूटने का काम पुर्तगाल करेगा और पश्चिमी हिस्से की संपत्ति को लूटने का काम स्पेन करेगा। ये आदेश 1492 में पोप ने जारी किया। ये आदेश जारी करते समय जो मूल सवाल है वो ये है कि क्या किसी पोप को ये अधिकार है कि वो दुनिया को दो हिस्सों में बांटे और उन दोनों हिस्सों को लूटने के लिए दो अलग अलग देशों की नियुक्ति कर दे? स्पेन को कहा कि दुनिया के पश्चिमी हिस्से को तुम लूटो, पुर्तगाल को कहा कि दुनिया के पूर्वी हिस्से को तुम लूटो। और 1492 में जारी किया हुआ वो आदेश और बुल आज भी एग्जिस्ट करता। ये क्रिश्चियनिटी की धर्म सत्ता कितनी खतरनाक हो सकती है उसका एक अंदाजा इस बात से लगता है कि उन्होंने मान लिया कि सारी दुनिया तो हमारी है और इस दुनिया को दो हिस्सों में बांट दो। पुर्तगाली पूर्वी हिस्से को लूटेंगे, स्पेनिश लोग पश्चिमी हिस्से को लूटेंगे। तो पुर्तगालियों को चूंकि दुनिया के पूर्वी हिस्से को लूटने का आदेश मिला पोप की तरफ से, तो उसी लूट को करने के लिए वास्को डिगामा हमारे देश आया, क्योंकि भारतवर्ष दुनिया के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। और उसी लूट के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए कोलंबस अमेरिका गया। इतिहास बताता है कि 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा और 1498 में वास्को डिगामा हिंदुस्तान पहुंचा, भारतवर्ष पहुंचा। कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो उसने अमेरिका में जो मूल प्रजाति थी रेड इंडियंस, जिनको माया सभ्यता के लोग कहते थे, उन माया सभ्यता के लोगों से मारकर पीटकर सोना चांदी छीनने का काम शुरू किया। इतिहास में यह बराबर गलत जानकारी हमको दी गई कि कोलंबस कोई महान व्यक्ति था। महान व्यक्ति नहीं था, अगर गुजराती में मैं शब्द इस्तेमाल करूं तो नराधम था। और वो किस हद दर्जे का नराधम था, सोना चांदी लूटने के लिए अगर किसी की हत्या करनी पड़े तो कोलंबस उसमें पीछे नहीं रहता था। उस आदमी ने 14-15 वर्षों तक बराबर अमेरिका के रेड इंडियन लोगों को लूटा। और उस लूट से भर भर कर जहाज जब स्पेन गए तो स्पेन के लोगों को लगा कि अमेरिका में तो बहुत संपत्ति है, तो स्पेन की फौज और स्पेन की आर्मी फिर अमेरिका पहुंची। और स्पेन की फौज और स्पेन की आर्मी ने अमेरिका में पहुंचकर 10 करोड़ रेड इंडियंस को मौत के घाट उतारा। 10 करोड़। और ये 10 करोड़ रेड इंडियंस मूल रूप से अमेरिका के बाशिंदे थे। ये जो अमेरिका का चेहरा आज आपको दिखाई देता है, ये अमेरिका 10 करोड़ रेड इंडियन की लाश पर खड़ा हुआ एक देश है।
कितने हैवानियत वाले लोग होंगे, कितने नराधम किस्म के लोग होंगे जो सबसे पहले गए अमेरिका को बसाने के लिए, उसका एक अंदाजा आपको लग सकता है। और आज स्थिति क्या है कि जो अमेरिका की मूल प्रजा है, जिनको रेड इंडियंस कहते हैं, उनकी संख्या मात्र 65,000 रह गई है। 10 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारने वाले लोग आज हमको सिखाते हैं कि हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स की स्थिति बहुत खराब है। जिनका इतिहास ही ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पर टिका हुआ है, जिनकी पूरी की पूरी सभ्यता 10 करोड़ लोगों की लाश पर टिकी हुई है, जिनकी पूरी की पूरी तरक्की और विकास 10 करोड़ रेड इंडियनों के खून से लिखा गया है, ऐसे अमेरिका के लोग आज हमको कहते हैं कि हिंदुस्तान में साहब ह्यूमन राइट्स की बड़ी खराब स्थिति है, कश्मीर में, पंजाब में, वगैरह वगैरह। और जो काम मारने का, पीटने का, लोगों की हत्याएं करके सोना लूटने का, चांदी लूटने का काम कोलंबस और स्पेन के लोगों ने अमेरिका में किया, ठीक वही काम वास्को डिगामा ने 1498 में हिंदुस्तान में किया। ये वास्को डिगामा जब कालीकट में आया 20 मई 1498 को, तो कालीकट का राजा था उस समय झामोरीन। तो झामोरीन के राज्य में जब ये पहुंचा वास्को डिगामा, तो उसने कहा तो मैं तो आपका मेहमान हूं, और हिंदुस्तान के बारे में उसको कहीं से पता चल गया था कि इस देश में अतिथि देवो भव की परंपरा। तो झामोरीन ने, बेचारे ने, ये अतिथि है ऐसा मान के उसका स्वागत किया। वास्को डिगामा ने कहा कि मुझे आपके राज्य में रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, आप मुझे रहने की इजाजत दे दो, परमिशन दे दो। झामोरीन बेचारा सीधा साधा आदमी था, उसने कालीकट में वास्को डिगामा को रहने की इजाजत दे दी। जिस वास्को डिगामा ने झामोरीन के राजा को अतिथि बनाया, उसका आतिथ्य ग्रहण किया, उसके यहां रहना शुरू किया, उसी झामोरीन की वास्को डिगामा ने हत्या कराई थी। और हत्या करा के खुद वास्को डिगामा कालीकट का मालिक बना। और कालीकट का मालिक बनने के बाद उसने क्या किया कि समुद्र के किनारे है कालीकट, केरल में, वहां से जो जहाज आते जाते थे, जिसमें हिंदुस्तानी व्यापारी अपना माल भर भर के साउथ ईस्ट एशिया और अरब के देशों में व्यापार के लिए भेजते थे, उन जहाजों पर टैक्स वसूलने का काम वास्को डिगामा करता था। और अगर कोई जहाज वास्को डिगामा को टैक्स ना दे तो उस जहाज को समुद्र में डुबोने का काम वास्को डिगामा करता था। और वास्को डिगामा हिंदुस्तान आया पहली बार 1498 में, और यहां से जब लूट कर संपत्ति ले गया तो 7 जहाज भर के सोने की अशर्फियां थी। पोर्चुगीज सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं कि वास्को डिगामा पहली बार जब हिंदुस्तान से गया, लूट कर संपत्ति को लेकर गया, तो 7 जहाज भर के सोने की अशर्फियां। उसके बाद दोबारा फिर आया वास्को डिगामा। वास्को डिगामा हिंदुस्तान में 3 बार आया लगातार लूटने के बाद। चौथी बार भी आता लेकिन मर गया। दूसरी बार आया तो हिंदुस्तान से लूट कर जो ले गया वो करीब 11 से 12 जहाज भर के सोने की अशर्फियां थी। और तीसरी बार आया और हिंदुस्तान से जो लूट कर ले गया वो 21 से 22 जहाज भर के सोने की अशर्फियां थी। इतना सोना चांदी लूट कर जब वास्को डिगामा यहां से ले गया तो पुर्तगाल के लोगों को पता चला कि हिंदुस्तान में तो बहुत संपत्ति है। और भारतवर्ष की संपत्ति के बारे में उन्होंने पहले भी कहीं पढ़ा था। उनको कहीं से यह टेक्स्ट मिल गया था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर महमूद गजनवी नाम का एक व्यक्ति आया, 17 साल बराबर आता रहा, लूटता रहा इस देश को, एक ही मंदिर को, सोमनाथ का मंदिर जो बिरावल में, उस सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी नाम का एक व्यक्ति एक वर्ष आया, अरबों खरबों की संपत्ति लेकर चला गया, दूसरे साल आया फिर अरबों खरबों की संपत्ति ले गया, तीसरे साल आया फिर लूट कर ले गया, और 17 साल बराबर वो आता रहा और लूट कर ले जाता रहा। तो वो टैक्स भी उनको मिल गए थे कि एक एक मंदिर में इतनी संपत्ति, इतनी पूंजी है, इतना पैसा है भारतवर्ष में, तो चलो इस देश को लूटा जाए। और उस जमाने में एक जानकारी और दे दूं, ये यूरोप वाले और अमेरिका वाले जितना अपने आप को विकसित कहें, सच्चाई ये है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी यूरोप के देशों में थी। खाने पीने को भी कुछ होता नहीं, प्रकृति ने उनको हमारी तरह कुछ भी नहीं दिया, ना उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जितने हमारे पास हैं, न मौसम बहुत अच्छा है, न खेती बहुत अच्छी होती थी, और उद्योगों का तो प्रश्न ही नहीं उठता। 13वीं और 14वीं शताब्दी में तो यूरोप में कोई उद्योग नहीं होता था। तो उन लोगों का मूलतः जीविका का जो साधन था वो लुटेरेपन के काम से जीविका चलाते थे।
चोरी करते थे, डकैती डालते थे, लूट डालते थे। ये मूल काम करने वाले यूरोप के लोग थे। तो उनको पता लगा कि हिंदुस्तान और भारतवर्ष में इतनी संपत्ति है, तो चलो उस देश को लूटा जाए। और वास्को डी गामा ने आकर हिंदुस्तान में लूट का एक नया इतिहास शुरू किया। उसके पहले भी लूट चली हमारी, महमूद गजनवी जैसे लोग हमको लूटते रहे, लेकिन वास्को डी गामा ने आकर लूट को जिस तरह से केंद्रित किया और ऑर्गेनाइज किया, वो समझने की जरूरत है। उसके पीछे पीछे क्या हुआ? पुर्तगाली लोग आए, उन्होंने 70-80 वर्षों तक इस देश को खूब जमकर लूटा। पुर्तगाली चले गए इस देश को लूटने के बाद, फिर उसके पीछे फ्रांसीसी आए, उन्होंने इस देश को खूब जमकर लूटा, 70-80 वर्ष उन्होंने भी लूटा। उसके बाद डच आ गए, हॉलैंड वाले, उन्होंने इस देश को लूटा। और उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए हिंदुस्तान में, लूटने के लिए ही नहीं बल्कि इस देश पर राज्य भी करने के लिए। पुर्तगाली आए लूटने के लिए, फ्रांसीसी आए लूटने के लिए, डच आए लूटने के लिए, और फिर पीछे से अंग्रेज चले आए लूटने के लिए। अंग्रेजों ने लूट का तरीका बदल दिया। ये अंग्रेजों से पहले जो लोग लूटने के लिए आए वो आर्मी लेके आए थे, बंदूक लेके आए थे, तलवार लेके आए थे और जबरदस्ती लूटते थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि लूट का सिलसिला बदल दिया और उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, उसका नाम ईस्ट इंडिया रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके सबसे पहले सूरत में आए, इसी गुजरात में। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जब जब इस देश की लूट हुई है गुजरात के रास्ते हुई। जितने लोग इस देश को लूटने के लिए आए बाहर से, वो गुजरात के रास्ते घुसे इस देश में। इसको समझिए क्यों? क्योंकि गुजरात में संपत्ति बहुत थी और आज भी है। तो अंग्रेजों को लगा कि सबसे पहले लूटने के लिए चलो सूरत में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं गए, सबसे पहले सूरत में आए और सूरत में आके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोठी बनानी है, ऐसा वहां के नवाब के सामने उन्होंने फरमान रखा। बेचारा नवाब सीधा साधा था, उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कोठी बनाने के लिए जमीन दे दी। कभी आप जाइए सूरत में, वो कोठी आज भी खड़ी हुई है, उसका नाम है कूपर विला। एक अंग्रेज था, उसका नाम था जेम्स कूपर। 6 अधिकारी आए थे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनमें से एक अधिकारी था जेम्स कूपर। तो जेम्स कूपर ने अपने नाम पर उस कोठी का नाम रख दिया कूपर विला। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली कोठी बनी सूरत में। सूरत के लोगों को मालूम नहीं था कि जिन अंग्रेजों को कोठी बनाने के लिए हम जमीन दे रहे हैं, बाद में यही अंग्रेज हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे। अगर यह पता होता तो कभी अंग्रेजों को सूरत में ठहरने की भी जमीन नहीं मिलती। अंग्रेजों ने फिर वही किया, उनका जो असली चरित्र था। पहले कोठी बनाई, व्यापार शुरू किया, धीरे धीरे पूरे सूरत शहर में उनका व्यापार फैला और सन 1612 में सूरत के नवाब की हत्या कराई। जिस नवाब से जमीन लिया कोठी बनाने के लिए, उसी नवाब की हत्या कराई अंग्रेजों ने। और 1612 में जब नवाब की हत्या करा दी उन्होंने, तो सूरत का पूरा बंदरगाह अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। और अंग्रेजों ने जो काम सूरत में किया था 1612 में, वही काम कलकत्ता में किया, वही काम मद्रास में किया, वही काम दिल्ली में किया, वही काम आगरा में किया, वही काम लखनऊ में किया। माने जहां भी अंग्रेज जाते थे अपनी कोठी बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके, उस हर शहर पर अंग्रेजों का कब्जा होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा फहराया जाता था। 150 वर्षों के अंदर व्यापार के बहाने अंग्रेजों ने सारे देश को अपने कब्जे में ले लिया। 1750 तक आते आते सारा देश अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो गया। किसी को नहीं मालूम था कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को हम व्यापार के लिए छूट दे रहे हैं, जिन अंग्रेजों को हम व्यापार के लिए जमीन दे रहे हैं, जिन अंग्रेजों को व्यापार के लिए हिंदुस्तान में हम बुला के ला रहे हैं, वही अंग्रेज इस देश के मालिक हो जाएंगे, ऐसा किसी को अंदाजा नहीं था। अगर ये अंदाजा होता तो शायद कभी उनको छूट न मिलती। लेकिन 1750 में ये अंदाजा हुआ, और अंदाजा हुआ एक व्यक्ति को, उसका नाम था सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब था। तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको यह अंदाजा हो गया कि अंग्रेज इस देश में व्यापार करने नहीं आए हैं, इस देश को गुलाम बनाने आए हैं, इस देश को लूटने के लिए आए हैं, क्योंकि इस देश में संपत्ति बहुत है, क्योंकि इस देश में पैसा बहुत है। तो सिराजुद्दौला ने फैसला किया कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए सिराजुद्दौला ने युद्ध किया अंग्रेजों के खिलाफ। इतिहास की चौपड़ी में आपने पढ़ा होगा, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में।
लेकिन इस युद्ध की एक खास बात है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज के समय में भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, मैं बचपन में जब विद्यार्थी था, कक्षा 9 में पढ़ता था मैं, तो मैं मेरे इतिहास के अध्यापक से यह पूछता था कि सर मुझे ये बताइए कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कितने सिपाही थे लड़ने वाले। तो मेरे अध्यापक कहते थे मुझको नहीं मालूम। तो मैं कहता था क्यों नहीं मालूम? तो कहते थे कि मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, तो मैं तुमको कहां से पढ़ा दूं। तो मैं उनको बराबर एक ही सवाल पूछता था कि सर आप जरा ये बताइए कि बिना सिपाही के कोई युद्ध हो सकता है कि नहीं? तो फिर हमको ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि युद्ध में कितने सिपाही थे अंग्रेजों के पास। और उसके दूसरी तरफ एक और सवाल मैं अक्सर पूछता था कि अच्छा ये बताइए अंग्रेजों के पास कितने सिपाही थे, ये तो हमको नहीं मालूम। सिराजुद्दौला जो लड़ रहा था हिंदुस्तान की तरफ से, उसके पास कितने सिपाही थे? तो कहते थे वो भी नहीं मालूम। प्लासी के युद्ध के बारे में इस देश में इतिहास की 150 किताबें हैं जो मैंने देखी हैं। उन 150 में से एक भी किताब में यह जानकारी नहीं दी गई है कि अंग्रेजों की तरफ से कितने सिपाही लड़ने वाले थे और हिंदुस्तान की तरफ से कितने सिपाही लड़ने वाले थे। और मैं आपको सच बताऊं, मैं मेरे बचपन से इस सवाल से बहुत परेशान रहा और इस सवाल का जवाब अभी 3 साल पहले मुझे मिला। वो भी हिंदुस्तान में नहीं मिला, लंदन में मिला। लंदन में एक इंडिया हाउस लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। उस इंडिया हाउस लाइब्रेरी में हिंदुस्तान के गुलामी के 20,000 से ज्यादा दस्तावेज रखे हुए हैं जो हमारे देश में नहीं है, वहां रखे। भारतवर्ष को अंग्रेजों ने कैसे तोड़ा, कैसे गुलाम बनाया, इसकी पूरी विगतवार जानकारी उन 20,000 दस्तावेजों में इंडिया हाउस लाइब्रेरी में मौजूद है। मेरे एक परिचित हैं प्रोफेसर धर्मपाल, वो 40 वर्ष तक यूरोप में रहे। मैंने एक बार उनको एक चिट्ठी लिखी, मैंने कहा सर मैं ये जानना चाहता हूं बेसिक क्वेश्चन कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के पास कितने सिपाही थे। तो उन्होंने कहा देखो राजीव, अगर तुमको ये जानना है तो बहुत कुछ जानना पड़ेगा और तुम तैयार हो जानने के लिए। मैंने कहा मैं सब जानना चाहता हूं। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं लगा, लेकिन इतिहास को समझना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी खास बात थी जो हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। ये समझ में तो आना चाहिए अपने को कि कैसे हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। ये इतना बड़ा देश, 34 करोड़ की आबादी वाला देश, 50,000 अंग्रेजों का गुलाम कैसे हो गया, ये समझना चाहिए। तो वो प्लासी के युद्ध पर से वो समझ में आया। उन्होंने कुछ दस्तावेज मुझे भेजे फोटोकॉपी करा के, और वो मेरे पास अभी भी है। उन दस्तावेजों को जब मैं पढ़ता था तो मुझे पता चला कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के पास मात्र 300 सिपाही थे, 300, और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही थे। अब किसी भी सामने के विद्यार्थी से, बच्चे से या सामान्य बुद्धि के आदमी से आप ये पूछो कि एक बाजू में 300 सिपाही और दूसरे बाजू में 18,000 सिपाही, कौन जीतेगा? 18,000 सिपाही जिसके पास है वो जीतेगा। लेकिन जीता कौन? जिनके पास मात्र 300 सिपाही थे वो जीत गए, और जिसके पास 18,000 सिपाही थे वो हार गए। और हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के एक एक सिपाही के बारे में अंग्रेजों के पार्लियामेंट में यह कहा जाता था कि भारतवर्ष का एक सिपाही अंग्रेजों के 5 सिपाहियों को मारने के लिए काफी है, इतना ताकतवर। तो इतने ताकतवर 18,000 सिपाही अंग्रेजों के कमजोर 300 सिपाहियों से कैसे हारे, ये बिल्कुल गंभीरता से समझने की जरूरत है। और उन दस्तावेजों को देखने के बाद मुझे पता चला कि हम कैसे हारे। अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ने आया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो अंग्रेजी सेना का सेनापति था। और भारतवर्ष की तरफ से जो लड़ रहा था सिराजुद्दौला, उसका भी एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। तो हुआ क्या था, रॉबर्ट क्लाइव यह जानता था कि अगर भारतीय सिपाहियों से सामने से हम लड़ेंगे तो हम 300 लोग हैं, मारे जाएंगे, 1 घंटे भी युद्ध नहीं चलेगा। और क्लाइव ने इस बात को कई बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को चिट्ठी लिख के कहा था। क्लाइव की 2 चिट्ठियां हैं उन दस्तावेजों में। एक चिट्ठी में क्लाइव ने लिखा कि हम सिर्फ 300 सिपाही हैं और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही हैं, हम युद्ध जीत नहीं सकते हैं। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट, अंग्रेजी पार्लियामेंट ये चाहती है कि हम प्लासी का युद्ध जीतें तो जरूरी है कि हमारे पास और सिपाही भेजे जाएं। उस चिट्ठी के जवाब में क्लाइव को ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक चिट्ठी मिली थी और वो बहुत मजेदार है, उसको समझना चाहिए। उस चिट्ठी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोगों ने यह लिखा
कि हमारे पास इससे ज्यादा सिपाही है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 1757 में जब प्लासी का युद्ध शुरू होने वाला था, उसी समय अंग्रेजी सिपाही फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? अंग्रेजों को मार मार के फ्रांस से भगा रहा था। तो पूरी की पूरी अंग्रेजी ताकत और अंग्रेजी सेना नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ फ्रांस में लड़ती थी, इसलिए वो ज्यादा सिपाही दे नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा अपने पार्लियामेंट में कि हम इससे ज्यादा सिपाही आपको दे नहीं सकते, जो 300 सिपाही है उन्हीं से आपको प्लासी का युद्ध जीतना है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने 2 जासूस लगाए। उसने कहा देखो युद्ध लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, अब आप एक काम करो। उसने 2 अपने साथियों को कहा कि आप जाओ और सिराजुद्दौला की आर्मी में पता लगाओ कि कोई ऐसा आदमी है क्या जिसको रिश्वत दे दे, जिसको लालच दे दे, और रिश्वत के लालच में जो अपने देश से गद्दारी करने को तैयार हो जाए, ऐसा आदमी तलाश करो। उसके 2 जासूसों ने बराबर सिराजुद्दौला की आर्मी में पता लगाया कि हां एक आदमी है, उसका नाम है मीर जाफर। अगर आप उसको रिश्वत दे दो तो वो हिंदुस्तान को बेच सकता, इतना लालची आदमी। और अगर आप उसको कुर्सी का लालच दे दो तब तो वो हिंदुस्तान की 7 पुश्तों को बेच सकता। और मीर जाफर क्या था? मीर जाफर ऐसा आदमी था जो रात दिन एक ही सपना देखता था कि एक ना एक दिन मुझे बंगाल का नवाब बनना। और उस जमाने में बंगाल का नवाब बनना ऐसा ही होता था जैसे आज के जमाने में बहुत नेता ये सपना देखते हैं कि मुझे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना, चाहे देश बेचना पड़े। तो मीर जाफर के मन का ये जो लालच था कि मुझे बंगाल का नवाब बनना है, माने कुर्सी चाहिए और मुझे पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए और पैसा चाहिए, ये दोनों लालच उस समय मीर जाफर के मन में सबसे ज्यादा प्रबल थे। और उस लालच को रॉबर्ट क्लाइव ने बराबर भांप लिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी दस्तावेजों में मौजूद है और उसकी फोटोकॉपी मेरे पास है। उसने चिट्ठी में 2 ही बातें लिखी हैं कि देखो मीर जाफर, अगर तुम अंग्रेजों के साथ दोस्ती करो और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता करो तो हम तुमको युद्ध जीतने के बाद बंगाल का नवाब बनाएंगे। और दूसरी बात कि जब आप बंगाल के नवाब हो जाओगे तो सारी की सारी संपत्ति आपकी हो जाएगी। इस संपत्ति में से 5% हमको दे देना, बाकी तुम जितना लूटना चाहो लूटना। मीर जाफर चूंकि रात दिन यही सपना देखता था कि किसी तरह कुर्सी मिल जाए और किसी तरह पैसा मिल जाए, तुरंत उसने वापस रॉबर्ट क्लाइव को चिट्ठी लिखी और उसने कहा कि मुझे आपकी दोनों बातें मंजूर हैं, बताइए करना क्या है। तो आखिरी चिट्ठी लिखी है रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को कि आपको सिर्फ इतना करना है कि युद्ध जिस दिन शुरू होगा उस दिन आप अपने 18,000 सिपाहियों को कहिए कि वो मेरे सामने सरेंडर कर दें बिना लड़े। मीर जाफर ने कहा कि आप अपनी बात पर कायम रहोगे, मुझे नवाब बनाना है आपको। तो रॉबर्ट ने कहा कि बराबर, हम हमारी बात पर कायम हैं, आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। बस आप एक ही काम करो कि अपनी आर्मी से कहो, क्योंकि वो सेनापति था आर्मी का, तो आप अपनी आर्मी को आदेश दो कि युद्ध के मैदान में वो मेरे सामने हथियार डाल दें बिना लड़े। मीर जाफर ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। और युद्ध शुरू हुआ 23 जून 1757 को। इतिहास की जानकारी के अनुसार 23 जून 1757 को युद्ध शुरू होने के 40 मिनट के अंदर भारतवर्ष के 18,000 सिपाहियों ने मीर जाफर के कहने पर अंग्रेजों के 300 सिपाहियों के सामने सरेंडर कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? अपने 300 सिपाहियों की मदद से हिंदुस्तान के 18,000 सिपाहियों को बंदी बनाया और कलकत्ता में एक जगह है, उसका नाम है फोर्ट विलियम, आज भी है, कभी आप जाइए उसको देखिए। उस फोर्ट विलियम में 18,000 सिपाहियों को बंदी बनाकर ले गया। 10 दिन तक उसने भारतीय सिपाहियों को भूखा रखा और उसके बाद 11वें दिन सबकी हत्या कराई। और उस हत्या कराने में मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के साथ शामिल था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कराई मुर्शिदाबाद में, क्योंकि उस जमाने में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद होती थी, कलकत्ता नहीं थी। सिराजुद्दौला की हत्या कराने में रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर दोनों शामिल थे। और नतीजा क्या हुआ?
बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मारा गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने का सपना देखता था इस देश में, वो मारा गया, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करने की बात करता था वो बंगाल का नवाब हो गया, मीर जाफर। इस पूरे इतिहास की दुर्घटना को मैं एक विशेष नजर से देखता हूं। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि क्या मीर जाफर को मालूम नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करेंगे तो इस देश की गुलामी आएगी? मीर जाफर जानता था इस बात को। मीर जाफर बराबर जानता था कि मैं मेरे कुर्सी के लालच में जो खेल खेल रहा हूं, उस खेल में इस देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी आ सकती है, ये वो जानता था। और यह भी जानता था कि अपने स्वार्थ में, अपने लालच में मैं जो गद्दारी करने जा रहा हूं इस देश के साथ, उसके क्या दुष्परिणाम होंगे वो भी उसको मालूम थे। लेकिन इसका होता कि हम 1757 ऐसा सोचता हूं कि गुलामी से आजाद हो जाते, क्योंकि 18,000 सिपाही हमारे पास थे और 300 अंग्रेज सिपाहियों को मारना बिल्कुल आसान काम था हमारे लिए। हम 1757 में ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाते, एक बात। और दूसरी बात, ये जो 200 वर्ष की गुलामी हमको झेलनी पड़ी 1757 से 1947 तक की, और उस 200 वर्ष की गुलामी को भगाने के लिए 6 लाख लोगों की जो कुर्बानियां हमको देनी पड़ी, वो बच गया होता। भगत सिंह, चंद्रशेखर, ऊधम सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे नौजवानों की कुर्बानियां दी हैं। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस तो आईसीएस टॉपर थे। ऊधम सिंह चाहता तो अय्याशी कर सकता था, बड़े बाप का बेटा था। भगत सिंह और चंद्रशेखर की भी यही हैसियत थी, चाहते तो जिंदगी की जवानी की रंगरेलियां मनाते और अपनी नौजवानी को ऐसे फंदे में नहीं फंसाते। ये सारे वो नौजवान थे जिनका खून इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 6 लाख ऐसे नौजवानों की कुर्बानियां जो हमने दी, वो नहीं देनी पड़ती, और अंग्रेजों की जो यातनाएं सही, जो अपमान हमने बर्दाश्त किया, वो नहीं करना पड़ता अगर एक आदमी नहीं होता, मीर जाफर। लेकिन चूंकि मीर जाफर था और मीर जाफर का लालच था कुर्सी का और पैसे का, उस लालच ने इस देश को 200 वर्ष के लिए गुलाम बना दिया। और मैं आपसे यही कहने आया हूं कि 1757 में तो एक मीर जाफर था, आज हिंदुस्तान में हजारों मीर जाफर। जो देश को वैसे ही गुलाम बनाने में लगे हुए हैं जैसे मीर जाफर ने इस देश को गुलाम बनाया। मीर जाफर ने क्या किया था? विदेशी कंपनी को समझौता किया था बुला के, और विदेशी कंपनी से समझौता करने के चक्कर में उसको कुर्सी मिली थी और पैसा मिला था। आज जानते हैं हिंदुस्तान का जो नेता प्रधानमंत्री बनता है, हिंदुस्तान का जो नेता मुख्यमंत्री बनता है, वो सबसे पहला काम जानते हैं क्या करता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है विदेशी कंपनी वालों तुम्हारा स्वागत है, आओ यहां पर। और बराबर इस बात को याद रखिए, ये बात 1757 में मीर जाफर ने कही थी ईस्ट इंडिया कंपनी से कि अंग्रेजों तुम्हारा स्वागत है, उसके बदले में तुम इतना ही करना कि मुझे कुर्सी दे देना और पैसा दे देना। आज के नेता भी वही कह रहे हैं, विदेशी कंपनी वालों तुम्हारा स्वागत है। और हमको क्या करना? हमको कुछ नहीं, मुख्यमंत्री बनवा देना, प्रधानमंत्री बनवा देना, 100-200 करोड़ रुपए की रिश्वत दे देना, बोफोर्स के माध्यम से हो या एनरॉन के माध्यम से हो, हम उसी में खुश हो जाएंगे, सारा देश हम आपके हवाले कर देंगे। ये इस समय चल रहा, और इतिहास की वही दुर्घटना दोहराई जा रही है जो 1757 में हो चुकी है। और मैं आपसे मेरे दिल का दर्द कह रहा हूं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी 200-250 वर्ष इस देश को गुलाम बना सकती है, लूट सकती है, तो आज तो इन मीर जाफरों ने 4000 विदेशी कंपनियों को बुला लिया। आपको मालूम है इस देश में रोज समझौते होते हैं विदेशी कंपनियों से, और दरवाजा खोलकर विदेशी कंपनियों को ऐसे बुलाया जा रहा है जैसे वही अब इस देश के भाग्य का निर्धारण करेंगे। और इसमें हर एक पार्टी शामिल है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मंदिर की पवित्रता का मुझे ध्यान है। ये सब चोर और मीर जाफरों की औलाद है, जो पार्टी वाले हो, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। सत्ता में जब नहीं रहते हैं तो विदेशी कंपनियों का विरोध करते हैं, और जैसे ही कुर्सी मिल जाती है सबसे पहला काम विदेशी कंपनियों को बुला के उनके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके समझौते करते हैं। और कोई भी एक नेता इस देश का अपवाद नहीं है।
हर पार्टी को इस देश में राज चलाने का मौका मिला है, किसी को कम किसी को ज्यादा, और हर पार्टी ने एक ही सबूत दिया है, विदेशी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा बुलाओ। जानते क्या होता है? महाराष्ट्र में अभी एक नाटक और तमाशा होके चुका, उस तमाशे को आपने पढ़ा होगा, 2-3 दिन अखबारों में चर्चा का विषय रहा। जानते हैं क्या है? एडवांटेज महाराष्ट्र। और वो एडवांटेज महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र में विदेशी कंपनियों का खुला स्वागत है, आप लूटने के लिए आइए, ये कहने के लिए वो तमाशा आयोजित हुआ। और ऐसे तमाशे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में हो रहे हैं। और जानते हैं होड़ क्या लगी हुई है? हर एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के साथ इस कंपटीशन में लगा हुआ है कि मेरे प्रदेश में ज्यादा विदेशी कंपनियां या तुम्हारे प्रदेश में ज्यादा विदेशी कंपनियां। इतने बड़े लेवल पे ये नाटक चल रहा। और इस नाटक के सूत्र देखिए क्या क्या है। अभी तक क्या था कि विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए इस देश में कुछ कायदे थे, कुछ कानून थे, उनके चलते वो ज्यादा से ज्यादा 39% की पूंजी लेकर आती थी। सरकार ने फैसला किया लिबरलाइजेशन के नाम पर कि अब विदेशी कंपनियों को 39% से 51% तक पूंजी लगाने की खुली छूट है, और 51% के बाद 74% तक विदेशी पूंजी लगाने की छूट है, और अब फैसला हो गया है कि 100% तक पूंजी लगाने की खुली छूट है। माने 100% विदेशी कंपनियों को खुली छूट है। वो आ रहे हैं, पहले आए थे, ध्यान रखिए, बंदूक लेकर तलवार लेकर लूटने के लिए। अब की बार लूटने को उनके लिए बंदूक और तलवार की जरूरत नहीं है, उनको यहां अपनी सरकार बनाने की जरूरत नहीं है। जब यहां का हर नेता मीर जाफर हो गया है तो उनको जरूरत क्या है रॉबर्ट क्लाइव को भेजने की। और बहस पता है क्या चल रही है? अगर ध्यान से आप पढ़ते हो तो अखबारों में अभी एक बहुत बड़े नेता का बयान आया, मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहता। एक बड़े नेता जो बहुत जिम्मेदार माने जाते हैं, इस देश के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उनका बयान पता है क्या? उनका यह कहना है कि हरेक पॉलिटिकल पार्टी के एमपी को पार्लियामेंट के अंदर विदेशी कंपनियों का एजेंट बनने की खुली छूट मिलनी चाहिए। यह उनका बयान है। और क्यों? क्योंकि हमको दलाली खानी है हर एक कंपनी से। तो हिंदुस्तान में दलाली खाने की खुली छूट मिलनी चाहिए, और इस खुली छूट को देने के लिए अगर कोई कानून बनाना पड़े तो वो कानून हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को बना लेना चाहिए। ये बयान एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता जो वित्त मंत्री रह चुके हैं उनका है। ये कहना है कि हिंदुस्तान में जितनी विदेशी कंपनियां आती हैं, हर विदेशी कंपनी की दलाली करने की हमको छूट मिलनी चाहिए। माने ये मीर जाफर के भी बाप हो गए। और ये वो लोग हैं जो एक तरफ कहते हैं भारतीय संस्कृति, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर उनका एक एमपी बोलता है कि हर विदेशी कंपनी से दलाली खाने की हमको छूट मिलनी चाहिए। ऐसे हिंदुस्तान में 540 एमपीज बैठे, और हर एमपी अगर एजेंट हो गया है विदेशी कंपनियों का, और कुछ हो गए हैं देशी कंपनियों के, और इन एजेंटों ने पता है क्या है, पूरे देश को एक कंपनी बना दिया है। जैसे कंपनी को चलाते हैं वैसे ही देश चला रहे हैं। जो मन में आता है वो कानून बना देते हैं। हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमको लूट की खुली छूट चाहिए, इसके लिए फेरा कानून खत्म करो। सरकार ने तय कर लिया कि फेरा कानून हटा देंगे। विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमको लूट की खुली छूट करने के लिए एमआरटीपी कानून की जरूरत नहीं है, हटाइए। सरकार ने फैसला किया कि एमआरटीपी कानून हटा देंगे। विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमारे ऊपर इनकम टैक्स ज्यादा लगाया जाता है, हमारे ऊपर इनकम टैक्स कम करना चाहिए। सरकार ने फैसला किया 40% वाला इनकम टैक्स 10% कर दिया। विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमको कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। भारत सरकार ने तय किया 40% वाले कैपिटल गेन टैक्स को 20% कर दिया विदेशी कंपनियों के। और उसके बाजू में दूसरी तरफ जो स्वदेशी लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उन पर टैक्स बराबर बढ़ाना। विदेशी कंपनियों पर टैक्स की छूट है, लेकिन भारतीय लोगों पर टैक्स बढ़ाना। अगर आपकी कंपनी है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 40%। अगर विदेशी कंपनी है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता 20%। अगर आपकी कंपनी है, हिंदुस्तानी कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है, तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा और उसके साथ इनकम टैक्स देना पड़ेगा।
विदेशी कंपनी है तो उन पर कॉर्पोरेट टैक्स की भी छूट है और इनकम टैक्स की भी छूट है। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जिसमें भारत सरकार ने यह तक फैसला कर लिया है कि अगर विदेशी कंपनी झूठे को लिखकर दे दे कि हम 100% एक्सपोर्ट करेंगे तो 5 से 10 साल तक उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स हॉलिडे होगा। यह चल रहा है। और इतना ही नहीं है, इसके बाद यहां तक बात पहुंच गई है, शायद आपको अंदाजा लग गया हो, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अगर विदेशी कंपनी वाले कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपए की संपत्ति इस देश में लाएं और लगाएं तो विदेशी कंपनी के अधिकारियों को भारतवर्ष का नागरिक माना जा सकता, ड्यूअल सिटीजनशिप। और ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश गए थे वहां कह के आए, यहां नहीं कहा पार्लियामेंट में, विदेश गए थे न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में विदेशी कंपनियों के अधिकारियों ने जब उनको पूछा कि आप ड्यूअल सिटीजनशिप के मामले में क्या कहने वाले, तो हमारे प्रधानमंत्री ने ताल ठोक के कह दिया कि आप आइए, कुछ करोड़ रुपए की संपत्ति ले आइए तो हम आपको हिंदुस्तान का नागरिक मानने को तैयार हैं। और अगर विदेशी कंपनी वाले हिंदुस्तान का नागरिक बन जाए क्योंकि कुछ पूंजी लेकर आए हैं तो उनकी हैसियत आपकी हैसियत के बराबर हो जाएगी। और अगर विदेशी कंपनी का कोई अधिकारी इस देश का नागरिक हो सकता है तो इस देश के पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ सकता, क्योंकि इस देश में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस एक ही क्वालिफिकेशन कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। आप चोर हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, उचक्के हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, गुंडे हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, डॉन हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, माफिया किंग हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और तो और छोड़ दीजिए, अगर आपने 30 मर्डर किए हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं और पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं।